सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ। सर्वप्रथम हम मृदा की परिभाषा देखते हैं। मृदा भूमि की ऊपरी परत पर पाए जाने वाली वह दानेदार परत है जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने व उनमें वनस्पति जीवों के सड़ने गलने से लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद होता है। मृदा कहलाती है। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को इंग्लिश में पेडोलॉजी कहा जाता है और हिंदी में मृदा विज्ञान कहा जाता है। इसको याद रखने की ट्रिक के बारे में जानते हैं। यदि हम पेड़ोलॉजी को दो भागों में तोड़ें तो यह पेड़ प्लस ओलॉजी बनता है। पेड़ जो होते हैं, चूँकि हम सभी जानते हैं पेड़ मिट्टी में उगते हैं, तो इस प्रकार हम याद रख सकते हैं कि मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को पेड़ोलॉजी कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी। ICAR, जिसका पूरा नाम होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिट्टी की रासायनिक संरचना और उसकी बनावट का अध्ययन करने के लिए यदि हम मिट्टी में गहरा गड्ढा खोदें तो मृदा की जो ऊपरी सतह से आधारभूत चट्टान तो होती है, उसके ऊर्ध्वाधर काट को मृदा परिच्छेदिका अर्थात सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इसे हम मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। और मृदा परिच्छेदिका में पाई जाने वाली जो क्षैतिज परतें होती हैं, ये वाली जो क्षैतिज परतें आप देख रहे हैं, इन्हें हम मृदा संस्तर कहते हैं। एक मृदा परिच्छेदिका में 6 संस्तर पाए जाते हैं। इन्हें अल्फ़ाबेट के नाम पर इनके नामों को रखा गया है। O होरिजोन, A होरिजोन, E होरिजोन, B होरिजोन, C होरिजोन और R होरिजोन। आइए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ओ संस्तर जो होता है वो मृदा की सबसे ऊपरी परत होती है जिसमें ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ए संस्तर में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ई संस्तर जो होता है वो खनिज पदार्थों से निच्छालित मृदा होती है, अर्थात जो खनिज पदार्थ से लीच करके रीस करके पदार्थ जो आते हैं वो ई संस्तर में जमा होते हैं। और ई पदार्थों से जो रीस के पदार्थ बी संस्तर में जमा होते हैं, उनमें मेटल साल्ट और डिपॉजिटेड मिनरल पाए जाते हैं। जो सी संस्तर होता है वो पृथ्वी की मूल परत होती है और उसके नीचे जो पाया जाता है आठ संस्तर, यह आधार शैलों से निर्मित होती है और इस परत में पाई जाने वाली चट्टानों में चूना पत्थर, क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर, बेसाल्ट और ग्रेनाइट सम्मिलित होती हैं। इनकी बात करें तो मृदा में 4 अलग अलग प्रकार के कण पाए जाते हैं: बजरी, बालू, गाद और मृत्तिका। कणों के आकार के अनुसार उनका अवरोही क्रम नीचे दिया गया है। सबसे बड़ा कण होता है ग्रेवल, उसके बाद होता है सैंड, उसके बाद होता है सिल्ट और उसके बाद होता है क्ले। कणों के आकार के अवरोही क्रम को याद करने की ट्रिक होती है GSSC के द्वारा आप मृदा में पाए जाने वाले कणों के आकार को याद रख सकते हैं। G से होता है ग्रेवल, S से होता है सैंड, S से होता है सिल्ट और C से होता है क्ले। तो आप GSSC से कणों के अवरोही क्रम को याद रख सकते हैं। जो कण जितना बड़ा होता है उसमें पानी धारण करने की क्षमता उतनी ही कम होती है। जैसे मान लीजिए आप बजरी में यदि आप पानी गिराएंगे तो वह पानी नीचे चला जाएगा। बालू में यदि आप पानी गिराएंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी रुकेगा, बाकी सारा नीचे चला जाएगा। क्ले में पानी अगर गिराएंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी उसमें रुक जाएगा। तो इस प्रकार जो कण जितना बड़ा होता है उसमें पानी धारण करने की क्षमता उतनी ही कम होती है। इसी कारण कणों के पानी धारण करने की क्षमता का भी ट्रिक जो होता है वो GSSC ही होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की मिट्टियों में 3 तत्वों की कमी पाई जाती है: ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस। इसलिए आपने देखा होगा गाँव में NPK, खेतों में NPK खाद डाली जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की खाद डाली जाती है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर 4 मिट्टियाँ पाई जाती हैं: जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लैटराइट मिट्टी। इसको याद रखने की ट्रिक होती है, मान लीजिए आप किसी वस्तु को यदि जलाते हैं तो लाल होगी, फिर काली होगी, फिर ईंट जैसी शुष्क हो जाएगी। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाए जाने वाली 4 मिट्टियों के क्रम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेरनोजम कहा जाता है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो उससे लावा निकलते हैं और जब लावा ठंडे हो जाते हैं तो उससे बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने अर्थात अपक्षय और अपरदन की क्रिया द्वारा काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसे रेगुर मिट्टी या लावा मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी में कपास की खेती अच्छी होती है, इसी कारण से कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का रंग टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण काला होता है। यहाँ पर इसको याद कैसे करेंगे? यहाँ पर एक शब्द दिया है मैग्नेटाइट। यदि हम इसको तोड़ें
तो इससे शब्द निकलेगा मैग्नेट। चूँकि हम जानते हैं कि मैग्नेट का रंग काला होता है, मैग्नेट का रंग काला होता है, इसी प्रकार हम टिटेनिक फेरस मैग्नेटाइट के कारण याद रख सकते हैं कि इसका रंग, काली मिट्टी का रंग काला होता है। इस मिट्टी में चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और लौह तत्व की मात्रा अधिक होती है। काली मिट्टी को जूते हुए खेत की मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जल सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है और जब इस पर धूप पड़ती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं जो जूते हुए खेत के समान दिखाई देती है। आप चित्रों में देख सकते हैं काली मिट्टी जो जूते हुए खेत के समान दिखाई दे रही है। काली मिट्टी के क्षेत्र की बात करें तो काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। काली मिट्टी का सर्वाधिक जो विस्तार है वो महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलता है और यह मिट्टी जो है दक्कन और मालवा के पठारों की विशेषता है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी मिट्टी दक्कन और मालवा के पठार की विशेषता है, तो काली मिट्टी। विशेषता कहने का मतलब यह होता है कि यह मिट्टी जो है वहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण यह वहाँ की एक विशेषताओं में गिनी जाती है। चलिए आगे बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। तो जलोढ़ जो होता है शब्द जलोढ़क से मिलकर बता है, जिसका मतलब होता है जल को ओढ़ लिया है, अर्थात वह जल के द्वारा बना हुआ है। यह मिट्टी जल प्रवाह द्वारा निर्मित मिट्टी होती है। यह मिट्टी जो होती है नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर के मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। इसे दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी। क्षेत्र की बात करें तो भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान और पूर्वी समुद्र तटीय मैदान जो है इसके क्षेत्र हैं। प्रचुरता की बात करें तो चूना और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है। कमी जो है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ये मिट्टी जो होती है धान की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है, साथ ही साथ इसमें गेहूँ, मक्का, तिलहन की खेती भी की जाती है। जलोढ़ मिट्टी के प्रकार की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, खादर और बांगर। खादर मिट्टी जो होती है नई प्रकार की मिट्टी होती है और यह अधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि यह जो नदी होती है जब अपने साथ पानी लाती है तो अपरदित मृदा भी लाती है, इसे ला करके नदी के द्रोणी क्षेत्रों में जमा कर देती है। इससे खादर मिट्टी का निर्माण होता है। यह मिट्टी जो होती है चिकनी होती है तथा इसमें कैल्शियम का अभाव होता है। बात करें बांगर मिट्टी की तो यह मिट्टी जो होती है कम उपजाऊ होती है और इसमें कंकड़ पाए जाते हैं तथा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि कौन सी मिट्टी पुरानी वाली है, कौन सी नई वाली है, तो उसको याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो बांगर शब्द है उसको हम भंगार से रिलेट कर सकते हैं। भंगार का मतलब होता है पुराना कबाड़, तो इस प्रकार जो बांगर मिट्टी होती है पुरानी मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र की बात करें तो यह मिट्टी गुजरात, राजस्थान के नदी क्षेत्रों में और मिट्टी पंजाब से लेकर के असम के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। बात करें तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टाई भागों में भी यह मिट्टी पाई जाती है, जिसे हम पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। बात करें लाल मिट्टी की तो इसका निर्माण जो होता है जलवायु के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रवेदार और कायांतरित सैलों अर्थात मेटामॉर्फिक रॉक्स के विघटन अर्थात टूटने फूटने और वियोजन से होता है। इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण इसका रंग लाल होता है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण। जब ये मिट्टी जल के संपर्क में आती है तो इसका रंग पीला हो जाता है, इसलिए इसे लाल पीली मिट्टी भी कहते हैं। इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है और पानी धारण करने की जो क्षमता होती है कम होती है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें पानी धारण करने की क्षमता क्या होती है, कम होती है। यह मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन क्षेत्रों में पाई जाती है और इसमें चूने का इस्तेमाल करके इसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाई जाती है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, इसमें चूने का इस्तेमाल करके कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि लाल मिट्टी की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो उसमें चूने का इस्तेमाल करके उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाई जा सकती है। लाल मिट्टी में बाजरे की अच्छी खेती होती है। कई बार यह भी प्रश्न पूछा गया है कि लाल मिट्टी में किस फसल की खेती अच्छी होती है, तो बाजरे की अच्छी खेती होती है। लाल मिट्टी के क्षेत्र की बात करें तो यह मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका विस्तार मुख्यतः तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में ज़्यादा देखने को मिलता है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा तथा मेघालय राज्यों में भी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी की बात करें तो मानसूनी जलवायु में शुष्क तथा आर्द्र मौसम में क्रमिक परिवर्तन के कारण होने वाली निक्षालन लीचिंग मेथड के द्वारा
इसका निर्माण होता है। लीचिंग प्रक्रिया में क्या होता है, चूने और सिलिका के जो अंश होते हैं रिस करके नीचे चले जाते हैं और मृदा के रूप में एल्यूमिनियम और लोहे के यौगिक बच जाते हैं। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है। लौह ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, लौह ऑक्साइड के कारण जो होता है इसका रंग लाल होता है और इसका निर्माण निच्छालन प्रक्रिया अर्थात लीचिंग मेथड द्वारा होता है। इन दो बातों को आप जरूर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस मिट्टी में चाय, काफ़ी, इलायची, काजू और रबर की खेती होती है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि काजू और रबर की खेती किस मिट्टी में की जाती है। तो लैटेराइट मिट्टी में काफ़ी, काजू और रबर की खेती की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैटेराइट मिट्टी का प्रयोग ईंट बनाने में किया जाता है। लैटेराइट मिट्टी के क्षेत्र की बात करें तो इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य में देखने को मिलता है। यह मिट्टी मुख्यतः पश्चिमी घाट, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्से, उड़ीसा, मेघालय और असम के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। लवणी मिट्टी, यह इस मिट्टी की जो प्रकृति होती है क्षारीय होती है। नमक की मात्रा बढ़ने से यह मिट्टी लवणीय मिट्टी, इसको लवणी मिट्टी कहा जाता है। लवण मिट्टी को रे कलर ऊसर के नाम से जाना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, कई बार इससे पूछा गया है कि रे कलर ऊसर के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है। तो लवणीय मिट्टी को। भारत में इस मिट्टी का जो विस्तार है सर्वाधिक कक्ष केरल अर्थात गुजरात में देखने को मिलता है। केरल तट और सुंदरवन के तट के क्षेत्रों में भी यह मिट्टी पाई जाती है। आप मैप में देख सकते हैं कि यह मिट्टी कक्ष केरल और केरल तट और सुंदरवन के क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी अनुपजाऊ मृदा होती है, लेकिन तटीय क्षेत्रों में इस मृदा में नारियल और तेल ताड़ अर्थात पाम ऑयल की खेती की जाती है। पर्वतीय मिट्टी की बात करें तो इस मिट्टी का विस्तार जो होता है पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है, मुख्यतः हिमालयी क्षेत्रों में। यह मिट्टी लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। इस मिट्टी में सेब, नाशपाती और चाय की खेती की जाती है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखेंगे कि पर्वतीय मिट्टी में सेब, नाशपाती और चाय की खेती की जाती है। यह नवीनतम एवं अविकसित प्रकार की मृदाओं में आती है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी मिट्टी नवीनतम एवं अविकसित मृदा में आती है। तो पर्वतीय मिट्टी। सामान्यतः जो मृदा होती है वो अम्लीय प्रवृत्ति की होती है, तो आप इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में जानते हैं। उच्च ताप और तीव्र वाष्पीकरण के कारण इस मृदा में नमी की कमी हो जाती है। जब ज़्यादा तापमान होता है तो सारा पानी जो होता है भाप बन करके उड़ जाता है, इसके कारण इस मृदा में नमी की कमी हो जाती है। मरुस्थलीय होने के कारण इसमें खाद्य उगाना संभव नहीं होता है, परंतु सिंचाई के बाद मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा और सरसों की खेती की जाती है। आगे बढ़ते हैं। यह मिट्टी राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा के क्षेत्रों में मिलती है। मैप में आप देख सकते हैं यह क्षेत्र जो है मरुस्थलीय मिट्टी का क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं, दलदली मिट्टी। इस मिट्टी का जो निर्माण होता है अत्यधिक वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने से होता है। यह डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पर पानी अधिक होता है तो मिट्टियाँ सड़ने लगती हैं और वनस्पतियाँ सड़ने लगती हैं। इस मिट्टी का जो विस्तार होता है तटीय उड़ीसा, सुंदरवन, तटीय तमिलनाडु और बिहार मध्यवर्ती के भागों में देखने को मिलता है। ये अम्लीय स्वभाव की मृदा होती है जिसमें कार्बनिक पदार्थ 40 से 50% तक होता है। इस प्रकार की मृदा में धान उगाया जाता है तथा इसमें मैंग्रोव वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं, विशेष करके तटीय क्षेत्रों में। आगे बढ़ते हैं। लवणता के आधार पर मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक होती है अम्लीय मिट्टी और दूसरी होती है क्षारीय मिट्टी। जब किसी भी वस्तु का पीएच मान जो होता है 7 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय कहलाती है, और जब उसका मान 7 से ज़्यादा हो जाता है तो क्षारीय कहलाती है। तो अम्लीय मिट्टी जो होता है उसका पीएच मान 7 से कम हो जाता है, और क्षारीय मिट्टी जो होता है उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा हो जाता है। मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए उसमें चूना मिलाया जाता है, और मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है और मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है।